बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के आखिरी चैप्टर बच्चों जिसका नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, अध्याय 7 का हम अध्ययन कर रहे थे। बच्चों इसमें हमने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन किया और आज हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों सूखा, भूस्खलन और आपदा प्रबंधन क्या है। दो प्रकार की आपदाएं अर्थात सूखा और भूस्खलन, ये दोनों आपदाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही बच्चों इसमें यह भी देखेंगे कि आपदा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके अंदर कौन से अधिनियम बने हुए हैं और सरकार और साथ ही समाजों के द्वारा इसमें कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं, आदि चीज़ों का भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए। तो हमारा अगला है सूखा। सूखा बच्चों हम सब जानते हैं सूखे की स्थिति तब होती है जब जल की कमी देखी जाती है। जब जल कम हो अर्थात सीधे तौर पर यूँ कह सकते हैं बच्चों कि वर्षा जिस समय वर्षा कम होती है, आवश्यकता से कम वर्षा यदि पाई जाती है तो सूखा देखा जाता है। तो सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि केवल वर्षा की कमी ही नहीं, दूसरी चीजें भी यहाँ पर प्रभावशाली होगी। अर्थात यदि हम इस तरीके से कहें एक फ्रेमवर्क के रूप में बच्चों कि किसी भी कारण से उस क्षेत्र पर्टिकुलर उस क्षेत्र में यदि जल की कमी पाई जाए, जल की कमी देखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। चाहे वो वर्षा की कमी के वजह से हो या अधिक वाष्पीकरण अर्थात अधिक तापमान के कारण हो या फिर जलाशयों या भूमिगत जल में कमी आने के कारण हो, तो इन सभी कारणों से क्या सूखा हो सकता है। ये चीजें हमारी देखने वाली बात है। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियां, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पारिस्थितिकी शामिल है। बहुत जटिल प्रक्रिया यहाँ पर सूखे की देखी जाती है। यहाँ पर इतना आसान जितना हम समझ रहे हैं बच्चों उतना सूखा नहीं है। अर्थात केवल वर्षा की कमी को ही सूखा नहीं कहते बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वृष्टि मतलब वर्षा होना, यदि कम वर्षा हो रही है तो यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति देखी जा सकती है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन ये तापमान पर निर्भर करता है। यदि अधिक तापमान होगा बच्चों तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होगी जिससे कि उस वातावरण में उस क्षेत्र में जल की कमी देखी जाती है। उसके बाद देखिए भौमजल में कमी और मृदा में नमी, तो भूमिगत जल में कमी आ जाए, ठीक है, जिससे भी क्या जल की कमी देखी जाती है। मृदा में किसी भी कारणों से बच्चों यदि कमी आ जाए तो भी जल की कमी देखी जाती है, सूखे के अंदर आता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जल भंडारण व भरण, जल भंडारण व भरण, जल का जो भंडार हमने इकट्ठा किया है उसमें कमी आ जाए। कृषि पद्धतियां, विशेष रूप से उगाई जाने वाली जो फसल है, ठीक है, उसमें कोई समस्या आ जाए जल की कमी के कारण, जल की कमी के कारण उसमें समस्या आ जाए, ये सब क्या है, कृषि। और इससे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है समूचे। और साथ ही में यदि और भी ज्यादा यहां पर सूखे की मार पड़ी बच्चों तो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र भी इससे समस्याग्रस्त हो सकता है। तो यह छोटी संकल्पना नहीं है, काफी जटिल प्रक्रिया है। यहां पर सूखे की अवस्थिति हम देख सकते हैं। अब सूखे के प्रकार हम बच्चों देखें तो मौसम विज्ञान संबंधी जो सूखा है, मौसम विज्ञान इस बारे में क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक अर्थात समय के अनुसार और स्थानिक अर्थात स्थान के अनुसार जो वितरण भी असंतुलित रहता है। तो मौसम विज्ञान के अनुसार यदि हम सूखे की बात करें तो सूखा क्या है, वर्षा की कमी को देखा जाता है और लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा को बतलाता है। और साथ ही बच्चों सामयिक रूप से अर्थात समय के जिस समय वर्षा आनी चाहिए थी उस समय वर्षा नहीं आती, तब भी यहाँ पर सूखे की स्थिति देखी जाती है। या फिर स्थानिक वितरण की यदि हम बात करें तो भी वो सूखे की स्थिति में देखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ वर्षा होनी चाहिए थी वहाँ ना होकर के दूसरे स्थान पर वर्षा हो गई, स्थान परिवर्तन हो गया वर्षा का, तो भी यहाँ पर सूखे की स्थिति देखी जाएगी। ये कौन कह रहा है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है। मौसम विज्ञान इस प्रकार की सूखे की चर्चा करता है। इसके बाद अगला है हमारा कृषि सूखा।
अब कृषि सूखे में, कृषि में क्या जल की आवश्यकता होती है? यदि कृषि में किन्हीं कारणों से जल की कमी यदि देखी जाती है तो कृषि सूखा में आता है। तो इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात है कि मृदा में किस प्रकार की आर्द्रता, क्या मृदा में आर्द्रता कम है तो वहां पर सूखे जैसी स्थिति पाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कृषि से संबंधित जो कार्य है जो कि किस पर निर्भर करता है, सीधे तौर पर वहां की मृदा पर निर्भर करता है, क्योंकि कृषि कहां पर होती है? मृदा में होती है अमूमन तौर पर। ठीक है, इसलिए कृषि संबंधी यहां पर सूखा कहा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या है। यहां पर जल विज्ञान संबंधी सूखे का मतलब होता है बच्चों कि जल, यदि हमारे यहाँ पर जल का इकट्ठा, जलाशय या जल ग्रहण आदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो वहाँ पर जल विज्ञान संबंधी सूखा में आता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा दी जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे रह जाए। तो बरसात यदि हो रही है फिर भी यदि उनका जल नीचे है, कम उन क्षेत्रों में, उन जलाशयों में, उन बच्चों वहां पर जल संग्रहण की जो इकाइयां हैं उनमें यदि फिर भी जल की कमी रही तो जल विज्ञान संबंधी वहां पर सूखा माना जाएगा। तो सूखा जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पारिस्थितिकी सूखा, यह सबसे विनाशकारी सूखा माना जाता है। इसमें समस्त पारिस्थितिकी सूखे से ग्रस्त रहती है और समस्याग्रस्त रहती है। तो जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाए और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है, यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। यह सबसे बड़ा सूखा माना जाता है। इसमें पूरा इकोलॉजी जो सिस्टम है बच्चों वो गड़बड़ा जाता है, समस्याग्रस्त हो जाता है। न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पति और साथ में यदि हम बात करें तो मृदा आदि समस्त जो वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो समस्त तत्व है बच्चों वो इस सूखे से प्रभावित होते हैं। तो यह सबसे बड़ी संकल्पना मानी जाती है सूखे की। अब भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत में बच्चों सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती रही है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात हुई कि भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रकार से है, और यहां पर लगभग हम बात करें तो 19% भाग सूखाग्रस्त क्षेत्र है और 12% जो जनसंख्या है वो हर वर्ष सूखे से प्रभावित रहती है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों विचारणीय मुद्दा है कि इतनी बड़ी तादाद में सूखे से समस्या पैदा होती है हमारे भारत में। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था बच्चों, बाढ़ पड़ते समय जब बाढ़ का हम अध्ययन कर रहे थे तो बाढ़ भी काफी तादाद में भारत में विद्यमान है। तो जहां एक और सूखा पाया जाता है बच्चों, वहीं दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति भी यहां पर देखी जाती है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। 5 करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित होते हैं। यह प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। मैंने मानसून जब पढ़ा रहे थे बच्चों उस समय उस चैप्टर में भी हम बता रहे थे कि मानसून की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता यहां पर देखने को मिलती है भारत में, और यह हर साल देखने को मिलती है सामयिक रूप से और स्थानिक रूप से, समय के अनुसार और स्थान विशेष के अनुसार उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। और भारत में तो बच्चों इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? क्योंकि मानसून के द्वारा ही भारत में सर्वाधिक वर्षा आती है और मानसून एक पर्टिकुलर समय में आता है, पर्टिकुलर स्थान से आता है, तो यहाँ पर इसकी अनिश्चितता भारी मात्रा में देखने को मिलती है। चाहे वो स्थानीय कारक हो या वैश्विक कारक हो बच्चों, दोनों कारकों से ही इस मानसून के आने वाली जो पवनें हैं वो प्रभावित होती है, और प्रभावित होने के कारण यहाँ पर बच्चों अकाल या फिर सूखा जिसे हम कहते हैं, सूखा बाढ़ जैसी स्थिति हर क्षेत्र में पाई जाती है और बड़ी समस्या का कारण भी बनती है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और वहां उनका असर अधिक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जहां पर बच्चों लगातार रूप से सूखा पड़ता है वहां और भी ज्यादा समस्या पैदा होती है। जैसे कि हम बात करें पश्चिमी
बच्चों जैसे कि पश्चिमी रेगिस्तान, यदि पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें जहां पर रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है, वहां पर लगभग सूखा पड़ता रहता है, अकाल जैसी स्थिति वहां पर पाई जाती है और बड़ी समस्याग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें देखिए अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। अब इसमें बच्चों हम जानते हैं कि सर्वाधिक कौन सा होगा, राजस्थान होगा। तो राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित माना जाता है। तो दो क्षेत्र हम मानचित्र के द्वारा भी समझाएंगे बच्चों इसको, कि एक तो कच्छ, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, और एक पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जो कि अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। ये दोनों क्षेत्र भारी मात्रा में सूखे से ग्रस्त रहते हैं। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भी शामिल है, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 मिलीमीटर का मतलब होता है बच्चों 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो सूखा तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों उस क्षेत्र में लोग अपनी जीविका को, अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनमें सालों से, सैकड़ों वर्षों से उस क्षेत्र की पारिस्थिति को जीने का तजुर्बा आ गया है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र में कम वर्षा होने के बावजूद भी ज़्यादा समस्या पैदा नहीं होती और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। दूसरा है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। इसके बाद हम बात करें मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़ महाराष्ट्र, क्योंकि कोंकण में ज़्यादा वर्षा होती है बच्चों, तटीय क्षेत्र है और हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट से पश्चिम में क्षेत्र में वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो उस क्षेत्र को छोड़ दे तो पूरा महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयमंटूर पठार, आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। और इसके अलावा जो क्षेत्र है वो उनमें सूखा जैसी स्थिति नहीं पाई जाती। मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थान बच्चों, यहाँ पश्चिमी राजस्थान अरावली के पश्चिम में स्थित, साथ ही ये कच्छ का ये क्षेत्र, ये सर्वाधिक अत्यधिक सूखे से ग्रस्त है, जिसे जोन प्रथम में हमने रखा। जोन प्रथम में हमने इसको रखा है, सर्वाधिक ग्रस्त है सूखे से। ठीक है, उसके आसपास यदि हम बात करें जोन टू जो कि गंभीर स्थिति में है, वो यहाँ राजस्थान के दक्षिण हिस्से में, ये राजस्थान का दक्षिण हिस्सा है, साथ ही मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ठीक। इसके अलावा यदि हम बात करें तेलंगाना का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र आदि, ये क्या है। इसके अलावा हम उड़ीसा का क्षेत्र, ये क्या है, जोन 2 में, जिसे गंभीर सूखे से ग्रस्त क्षेत्र माना गया है। जोन 3 की यदि हम बात करें बच्चों, तो सामान्य सूखा जो क्षेत्र है वो यहाँ इसके सराउंडिंग, जिसमें उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा हम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आदि क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पर बात करें तो दक्षिण में तमिलनाडु का कुछ हिस्सा भी यहाँ जोन 3 जो कि सामान्य सूखे से प्रभावित है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में यदि हम बात करें तो सूखा रहित क्षेत्र माना जाता है, जिसमें विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्य जो है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश या फिर हिमालयी जो क्षेत्र है, पंजाब, उत्तरांचल, साथ ही हिमाचल प्रदेश, साथ ही हम बात करें तो पूर्वी जो क्षेत्र है, दक्षिणी जो क्षेत्र है, वो सूखा रहित क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में वर्षा पाई जाती है। तो इस तरीके से चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार का सूखा, किस जोन के तहत सूखा यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं सूखे के परिणाम। सूखा का परिणाम क्या होता है बच्चों, हम सब जानते हैं सूखे के बहुत व्यापक परिणाम देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। तो बच्चों हम अकाल के बारे में जानते हैं, जब फसलें बर्बाद हो जाए और अन्न की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। अब ये अकाल में बच्चों 3 तरीके से पाया जाता है कि चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। यदि अन्न की कमी हो जाए तो उसे अकाल कहते हैं, सामान्य अकाल कहते हैं। यदि चारे की कमी हो जाए, ये और भी ज़्यादा घातक होता है क्योंकि वहाँ पर चारा भी पैदा नहीं होगा, उसे तृण अकाल कहते हैं। और भी ज़्यादा यदि समस्या हो जाए, जल आपूर्ति की कमी हो जाए तो उसे जल अकाल
कहते हैं। तो तीनों अकालों की यहाँ पर स्थिति हमने देखा, सामान्य काल, तरण अकाल और जल अकाल। इसके तीनों को जो मिलाकर के कहा जाए, तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि-अकाल कहलाती है। यहाँ पर त्रि-अकाल की स्थिति देखी जाती है और यह बहुत घातक है, सबसे ज़्यादा विध्वंसक है, सबसे बड़ा समस्या का कारण बनता है त्रि-अकाल। ठीक है, सूखा प्रवाही क्षेत्र में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश माना जाता है। यहाँ पर पशुपालकों को पशु से समस्या पैदा होती है, क्योंकि पशुओं के लिए भी न केवल जल पीने के लिए पशुओं के लिए, बल्कि चारे जैसी चीज़ों के लिए भी समस्या पैदा हो जाती है यहाँ पर इन क्षेत्रों में। इसके अलावा मानव का प्रवास भी देखा जाता है सूखे के दौरान। जब सूखा या अकाल जैसी स्थिति देखी जाती है बच्चों, तो मानव प्रवास होते हैं, पशुओं का भी पलायन कर देते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बच्चों इस तरीके की स्थिति देखने को आमतौर पर मिल जाती है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को भी बाध्य हो जाते हैं, जिससे कि जल जनित बीमारियां भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्र शोथ, हैजा, हेपेटाइटिस हो जाती है। अब यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हमने देखी, ना केवल अकाल जैसी स्थिति देखने को मिलती है बच्चों, बल्कि जल जनित जो बीमारियां है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनका प्रभाव बच्चों ना केवल सीधे तौर पर जल समस्या के रूप में होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्या भी इस समाज देखने को मिलता है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। ठीक है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। सामाजिक रूप से भी यहाँ पर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, कम से कम पेयजल वितरण होना आवश्यक है। यदि हमें कोई जल जनित बीमारी है या दूसरे प्रकार की बीमारी, तो वहां पर दवाइयों का प्राप्त होना, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। तो इस तरीके की यदि हम उपाय करें तो बच्चों यहां पर इस सूखे से निपटने में सहायता हो सकती है। ठीक है, और यदि हम बात करें दीर्घकालिक उपायों की, तो सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना। भूमिगत जल के भंडारों को बच्चों पता लगा सकते हैं कि नई नई तकनीक के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इनके द्वारा भूमिगत जो जल भंडार है उनका हम पता लगा सकते हैं, जिससे कि हम उस जल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जल अधिक के, जिन क्षेत्रों में जल अधिक है उन क्षेत्रों से जल को लाया जा सकता है। तो जल अधिक के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। और सबसे बड़ी जो बात है दीर्घकालिक उपायों में बच्चों, 1999 में इस पर उपाय किया गया था, नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है बच्चों, यह भारत में जल की समस्या को दूर कर सकता है। साथ ही जहां पर बाढ़ आती है बच्चों, वहां बाढ़ वाले क्षेत्रों से जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों भारत में इस प्रकार की स्थिति है कि एक ही समय में यहाँ एक क्षेत्रों में बाढ़ आती है, वहीं दूसरे क्षेत्रों में सूखा जैसी स्थिति भी पड़ती है। यदि नदी जोड़ो परियोजना का यहाँ पर कारगर कार्य किया जाए तो यह अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, यह क्रांति के समान होगा बच्चों। हालांकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे यहाँ पर स्थानिक पारिस्थितिकी की समस्या हो, लेकिन फिर भी उन समस्याओं को धारण करते हुए भी, उनका नियोजन करते हुए भी यदि हमने नदी जोड़ो परियोजना का कार्य किया, यदि हमने बांध व जलाशयों पर काम किया, तो भारत में बाढ़ और सूखे की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह बहुत बड़ी परियोजना है। 1999 पर इस पर कार्य किया गया था, नदी जोड़ो परियोजना पर। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने जैसे कि बताया अभी कि नदियों को जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान की, आखिर कहां कैसे किस प्रकार की द्रोणियों को जोड़ना है और उसमें किस प्रकार की समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है, उन चीजों की सैटेलाइट इमेज हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन की तकनीक अपना सकते हैं, साथ ही भूमिगत जल भंडारण की समस्या को भी हम यहां पर देख सकते हैं। तो सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ऐसे फसलों को बोलना चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सूखा पड़ता है, कि ऐसे फसलों को बोलना चाहिए जो कि सूखा प्रतिरोधी हो, जिसमें कम जल की आवश्यकता ही हो।
सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है वर्षा जल संचलन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यह भी बहुत बड़ा कारगर उपाय हो सकता है यदि हम इस पर काम करें बच्चों। कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, अर्थात जो वर्षा का जो जल है उसे हम संचय कर ले। उस संचय किया हुआ जो जल है, जो इकट्ठा किया हुआ जल है, उसको साल भर हम उपयोग में ले सकते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में बच्चों इसका विशेष रूप से कार्य सालों से किया जा रहा है। सैकड़ों सालों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कार्य है वो पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। हमारी परंपरागत रूप से यहां पर जल संचय की बच्चों यहां पर कारगर उपाय किया जा रहा है। ठीक है, तो यह भी चीज हमें करना चाहिए, सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार के काम हो भी रहे हैं बच्चों। हमारी सरकारें, स्थानीय समाज और आदि जो लोग हैं यहां पर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा हमें इसके बारे में तकनीक की सहायता से और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। इसके बाद बच्चों दूसरा है हमारा भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है कि चट्टानों के समूह या फिर पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के साथ में जो जुड़े हुए पत्थर है, चट्टान है, वो खिसक करके नीचे आ जाए, जिससे क्या है भूस का स्खलन होता है, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन में चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है, सिंपल सी बात है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है। छोटी सी बात है, छोटे से स्थान पर यहाँ पर घटना होती है, लेकिन बच्चों परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है भूस्खलन का। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारकों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्थानीय कारण यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, चाहे छोटे लेवल पर विकासात्मक कार्य हो, इसमें मानव के द्वारा किया गया जो प्रयास है वो भी महत्वपूर्ण रहता है। भूस्खलन में कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेदार पाया जाता है। प्राकृतिक कारण तो है ही भूस्खलन के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों कि भूकंप है, ज्वालामुखी है या फिर स्थानीय कोई कारण है, लेकिन मानव के द्वारा किया गया जो विकासात्मक जो कार्य है यह भी प्रमुख जिम्मेदार होगा। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा भी पड़ता है कि कौन सी चट्टान कहां से गिर जाए। काफी बड़े क्षेत्र में, भारत में यदि बात करें बच्चों तो भारत में काफी बड़े क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं और उनमें कौन सी चट्टान कहां से खिसक करके गिर जाए इसके बारे में ज्यादा पता हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यह काफी मुश्किल वाला कार्य है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य माना जाता है। कि सिंपल सी बात है बच्चों कि चट्टानों का ऊपर से ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरना भूस्खलन कहलाता है। लेकिन ये इतनी छोटी संकल्पना भी नहीं है, इसकी परिभाषित करना काफ़ी टफ है, एक जटिल प्रक्रिया है। परंतु फिर भी पिछले कुछ अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भूआकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग कारणों से अलग अलग कारकों को प्रभावित, जैसे भूविज्ञान है, भूआकृतिक कारक है, ढाल है किस प्रकार का है, भूमि उपयोग किस प्रकार का, जिससे कि वो जो चट्टानें हैं नीचे की ओर खिसकी। वनस्पति का आवरण कम होना यह भी एक समस्या है, तो वनस्पति का आवरण किस प्रकार का है और मानव ने किस प्रकार की यहाँ पर विकासात्मक कार्य क्रियाकलाप किए हैं, इससे भी भूस्खलन प्रभावित होता है। अत्यधिक सुभेदता क्षेत्र, यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों कि भूस्खलन क्षेत्रों में कौन कौन से में बांटा है, पहला है अत्यधिक सुभेदता वाला क्षेत्र, ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं और अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आती है, अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्र यहाँ पर माने जाते हैं। तो अत्यधिक सुभेदता वाले कौन से हैं? हिमालय पर्वत, जो कैसे हैं? अस्थिर है, युवा है, अभी भी उनका निर्माण जारी है, इस वजह से वहां पर भूस्खलन अनुमानतः देखा जाता है। यदि उसके बाद बात करें तो अंडमान निकोबार, वैसे बच्चों यहां पर देखा जाता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह भी विस्तारित रूप से हिमालय का ही क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पर भी भूस्खलन जैसी स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो पश्चिमी जो घाट है, इसके अलावा नीलगिरी वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और मानव के द्वारा अत्यधिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी भूस्खलन देखा जाता है अत्यधिक मात्रा में। इसके बाद बात करें तो अधिक सुभेदता जो क्षेत्र है, अधिक भूस्खलन
सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां मिलती है। दोनों बिल्कुल पास पास में इनकी स्थिति देखने को मिलती है। दोनों में अंतर है भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता, बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर के इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। उत्तर पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी राज्य असम को छोड़ दे, क्योंकि असम क्या है बच्चों, असम एक मैदानी प्रदेश है और उसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो सब क्या है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र हैं जितने भी राज्य हैं। तो यदि हम बात करें हिमालय क्षेत्र है उसके समस्त राज्य और नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं वो सभी क्या है कि अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र भूस्खलन से माने जाते हैं। इसके बाद बात करें मध्यम और कम सुभेद्यता वाले, जहाँ पर छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, इस प्रकार की चीज़ें जैसे कि पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमालय प्रदेश में, स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन हो सकता है। तो पार हिमालय के क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है। तो बच्चों यह देखा जाता है कि जो भूस्खलन है मुख्यतः वर्षा के द्वारा होता है। वैसे बच्चों यह वर्षा के द्वारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि चट्टान का गिरना कोई कारण नहीं होता। चट्टान ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरता है, लेकिन वर्षा इस प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देती है। ठीक है, तो वर्षा यहाँ पर मुख्य अपना योगदान देती है। तो पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख, हिमालय प्रदेश में स्पीति अरावली पहाड़ियाँ में कम वर्षा वाला क्षेत्र आदि ऐसे क्षेत्र है जो कि यहाँ पर मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता है। वो तो प्राकृतिक कारण थे बच्चों। यहाँ पर यदि बात करें तो खदानों, जहाँ पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वो उन क्षेत्रों में भी भूस्खलन देखे जाते हैं। खदानें धंस जाती है, इस कारण से भी भूस्खलन देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ पर मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है वो उच्च से अति उच्च। यदि हम बात करें तो उच्च से अति उच्च क्षेत्र में भूस्खलन में यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र, इसके अलावा पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें बच्चों तो उच्च प्रकार का यदि भूस्खलन जो क्षेत्र है वो उच्च प्रकार का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों तो उसके समीप वाले जो क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ है या फिर सिक्किम है, या इन क्षेत्रों में उच्च क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्यम से जो उच्च है, मध्यम से उच्च वाले जो क्षेत्र है, पूरा पश्चिमी घाट यदि हम बात करें, इसके सराउंडिंग जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, दूसरे जो भाग है इसके सराउंडिंग जो क्षेत्र है, या फिर इस हिमालयी जो क्षेत्र है इसके सराउंडिंग क्षेत्र है, तो वो भी क्या है, मध्यम से उच्च प्रकार का भूस्खलन का क्षेत्र माना जाता है। और निम्न प्रकार का जो क्षेत्र है वो अन्य प्रकार की, जैसे कि पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अरावली का जो क्षेत्र है, वो क्या है, अन्य प्रकार के क्षेत्र माने जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार की यहाँ पर भूस्खलन गतिविधियाँ देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा कहीं भी भूस्खलन की जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कहीं पर खदानों के कारण भी यदि होता है तो मानव जनित कारक है, स्थानीय कारक है। ठीक है, अन्य क्षेत्र में यदि हम बात करें तो भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलों को छोड़कर और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त है। तो यहाँ पर कुछ अन्य क्षेत्र भी भूस्खलन वाले माने जाते हैं। भूस्खलनों के परिणाम क्या है? भूस्खलन के परिणाम क्या है बच्चों? चूंकि हम जानते हैं कि भूस्खलन स्थानीय एक प्रभाव पैदा करता है, स्थानीय कार्य है यहाँ पर भूस्खलन, इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, स्थानीय रूप से यहाँ पर प्रभाव देखे जाते हैं। लेकिन यह सड़कों को जाम कर सकता है, नदियों में आने के पश्चात समस्या पैदा कर सकता है, नदियों को धारा को मोड़ सकता है या फिर जलाशय का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार के स्थानीय कारक होने के बावजूद भी यह बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जलवाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा भी इस तरीके की चीजें देखी जाती है बच्चों। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों के आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। तो सीधे तौर पर तो भूस्खलन कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं है बच्चों, लेकिन इसके जो प्रभाव है
जो इसके प्रभाव है बच्चों, परोक्ष रूप से यह कार्य कर सकता है। ठीक है, तो परोक्ष रूप से यह जैसे कि सड़क यातायात को बंद कर देना, उस पर अवरोध लगा देना, या फिर रेल पटरियों के ऊपर गिर जाना, ठीक है, वहाँ पर अवरोध हो जाना, या फिर हम बात करें कि जहाँ से नदियाँ निकल रही है नदियों में जाकर के गिर जाना, बड़ी बड़ी चट्टानें, और गिर करके उस नदी का रास्ता बदल देना, वहाँ पर अवरोध लगा देना, जलाशयों का निर्माण आदि चीज़ें, यहाँ पर बाढ़ लाने आदि चीज़ों में यहाँ पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है इसका निवारण क्या है। तो भूस्खलन से निपटने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये देखने वाली बात है, प्राकृतिक रूप से जो भूस्खलन आते हैं उसके अलावा यदि मानव जनित जो भूस्खलन आते हैं वो आमतौर पर विकासात्मक कार्यों के लिए ही आते हैं। तो हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। जो निर्माण जैसी चीज़ें हैं वह उन क्षेत्रों में उनका कम करना चाहिए या फिर वैज्ञानिक तरीके से उन पर कार्य करना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। तो बड़ी विकास परियोजनाएं इन क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए और जो कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहनी चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वनीकरण से जो वृक्ष होंगे वो जमीन को पकड़े हुए रहेंगे, टूटने नहीं देंगे। और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि अत्यधिक जो यहाँ पर वनीकरण होना आवश्यक है, जिससे कि मृदा को समेटे रहते हैं और मृदा को समेटने के साथ ही यहाँ पर भूस्खलन को कम भी कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे कि एकदम से जो ऊपर ढलान से जो पानी आता है वर्षा का, वो एकदम से ना करके यहाँ पर जो कृषि स्थानांतरित जो कृषि के बजाय सीढ़ीनुमा खेत बना करके यहाँ पर काम करना चाहिए, और जिससे कि सीढ़ीनुमा जो खेत बनेंगे वो यहाँ पर कार्य करेंगे और पानी की रफ्तार धीरे हो सकती है और हमारे कृषि का कार्य भी हो सकता है। तो दोनों काम हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है हमारा आपदा प्रबंधन। हमने विभिन्न प्रकार की आपदाएं बच्चों यहाँ पर पढ़ी, और आपदाएं पढ़ने के बाद हम ये देखने को तैयार हैं कि आखिर ये आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आपदा प्रबंधन। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। जैसे कि मैंने बताया कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी अचानक से आते हैं, इनके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन चक्रवात के आने का समय और स्थान का हम पहले से बता सकते हैं कि ये कब आएगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा, परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो यह आपदा प्रबंधन में हम कर सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ जो चक्रवात आते हैं बच्चों, तो इन चक्रवातों के कारण यहाँ चूंकि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा जनधन की हानि देखी जाती है। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो बनाया था उसके बारे में हम देख सकते हैं। ये 2005 में इसका अधिनियम बना था, 2006 में यह लागू हुआ था और बाद में 2020 में जाकर के बच्चों इस पर प्रथम इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव की पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। वो क्या होगा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वो माना जाएगा। बच्चों, अधिनियम में चीज़ें फिक्स होती है कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये कार्य करेगी, तो यहाँ पर इस प्रकार का अधिनियम पर कार्य करेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि आपदा प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों आपदाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, मानव के कंट्रोल में नहीं है आपदाएं। हमें क्या करना है? आपदा आने के बाद किस प्रकार की तैयारियां
हमारी पहले की गई जो तैयारी है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि जो अपार जनधन की हानि होनी होती है उसे हम कम कर सके। पहला है आपदा से पहले। आपदा से पहले कौन से काम करने चाहिए, आपदा के समय कौन से काम करने चाहिए और आपदा के पश्चात कौन से काम करने चाहिए, ये हमने 3 भागों में इसे बांटा है। तो आपदा से पहले हमें क्या करना चाहिए कि आने वाली संभावित जो आपदाएं हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना चाहिए, उनका मानचित्र तैयार करना चाहिए, उनके बारे में इस प्रकार के संयंत्र या तकनीक विकसित करनी चाहिए जो हो सकता है कि पहले हमें सूचना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपदा के बारे में आंकड़े, सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को यहाँ पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए कि यदि आपदा ऐसी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा संभावित क्षेत्र में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय भी करना चाहिए जिससे कि संभावित जो आपदा है उससे हम किस तरीके से कम कर सके होने वाले प्रभावों को। दूसरा है आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव राहत का कार्य करने चाहिए, जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल भोजन व दवाई आपूर्ति आदि की जो चीज़ें हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। और इसमें बच्चों न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य स्तर पर भी आपदा का कार्य जो यहाँ पर संगठनात्मक रूप से जो कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पर कर रही हैं। तीसरा है आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव, पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि पुनर्वास जैसी समस्या, क्योंकि बच्चों आपदा होने के बाद वहाँ पर आवास, यदि हमें किसी भी प्रकार की आपदा आई बच्चों तो आवास प्रभावित होगा, उनके रोजमर्रा के कार्य है वो प्रभावित होंगे, स्थानीय समुदायों को रहने के लिए और स्थानीय लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान में देना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों को विशेष महत्व है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो कि 2006 में लागू हुआ था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यहाँ पर यह भी कार्य कर रहे हैं। और यह इनका कार्य क्या है, यह देखने का कार्य है कि जहाँ कहीं भी आपदा आई उस पर तीनों प्रकार के हमने देखे, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात, इन तीनों कार्यों पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसमें और ज़्यादा हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं आपदा को, प्रभावों को कम करने के लिए। इस प्रकार से बच्चों हमने ये हमारा चैप्टर समाप्त किया। इसमें विभिन्न प्राकृतिक जो संकट है उनको देखा, आपदाओं के बारे में अध्ययन किया और अंत में जाकर के आपदा प्रबंधन के बारे में भी डिस्कस किया। इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। धन्यवाद बच्चों।